नमस्कार, मैं हूं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे आधारहीन वामपंथी इतिहास के बारे में। जी हां, ज्ञान के मंदिर कहे जाने वाले स्कूलों में बच्चों को आधारहीन वामपंथी इतिहास पढ़ाया जा रहा है, जहां बताया जा रहा है कि मुगल कितने महान थे। एनसीईआरटी की 12वीं कक्षा की हिस्ट्री बुक थीम्स ऑफ इंडियन में पढ़ाया जा रहा है और उसमें लिखा गया है कि युद्ध के दौरान मंदिरों को ढाहे जाने के बाद उनको औरंगजेब और शाहजहां के द्वारा मरम्मत करवाया गया। लेकिन इस सब में कोई सोर्स उनको नजर नहीं आ रहा है, कोई सोर्स नहीं है कि आखिर कहां से यह लाकर लिखा गया है। एक आरटीआई के जरिए इसका खुलासा हुआ है, जिसमें पूछा गया है कि बताओ कितने मंदिरों को मुगल शासक ने दोबारा उनका पुनर्निर्माण करवाया, उनकी मरम्मत करवाई है। तो एनसीईआरटी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। एनसीईआरटी से जो भी सवाल पूछे गए थे उसमें सारे जवाब उन्होंने एक जैसे ही दिए हैं और इसके बाद से एनसीईआरटी की किताबों में पढ़ाए जा रहे इतिहास के आधार पर एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है। और वहीं आरएसएस संबंधी संगठनों की संसदीय समिति ने एनसीईआरटी से सुधार की मांग करते हुए स्कूली किताबों से मुगलों का फर्जी इतिहास हटाने की बात कही है। आज हम भी यही सवाल करते हैं कि शिक्षा के नाम पर बच्चों को वामपंथियों वाला लिखा हुआ आधारहीन इतिहास आखिर क्यों पढ़ाया जा रहा है? कौन इसकी पैरवी कर रहा है? हिंदू राष्ट्र में क्यों हिंदुत्व का मजाक बनाया जा रहा है? बच्चों को आधारहीन इतिहास पढ़ाने का असल उद्देश्य आखिर क्या है? इन्हीं सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। जिन मुगलों ने हिंदुस्तान को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आज उन्हीं मुगलों का इतिहास हमारी ही आज की पीढ़ी पढ़ रही है। जी हां, ज्ञान के मंदिर विद्यालयों में बच्चों को किताबों में मुगलों की महानता पढ़ाई जा रही है और इसी के साथ एनसीईआरटी की 12वीं कक्षा में पढ़ाए जा रहे इतिहास के आधार पर एक बार फिर से बहस शुरू हो गई। असल में तो इस पढ़ाई का कोई आधार है ही नहीं। 12वीं के हिस्ट्री की बुक में थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 में मुगल शासकों की तरफ से युद्ध के दौरान मंदिरों को ढहाए जाने और बाद में उनकी मरम्मत कराए जाने का जिक्र है। इस संबंध में शिवांक वर्मा ने एनसीईआरटी से आरटीआई के जरिए कुछ जानकारियां मांगी। इस सवाल का जवाब देने की बजाय दो टूक शब्दों में कह दिया गया कि विभाग के पास मांगी गई जानकारियों के संबंध में फाइल में कोई सूचना ही उपलब्ध नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एनसीईआरटी की हिस्ट्री में बुक्स में आधारहीन इतिहास पढ़ाया जा रहा है, वो भी एक षड्यंत्र के तहत? और क्या इतिहास पढ़ाया जा रहा है, जरा एक नजर आप भी देखिए। कक्षा 12वीं की हिस्ट्री बुक का आधारहीन इतिहास, थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 चैप्टर की मांगी गई जानकारी। पिछले साल एनसीईआरटी की 12वीं कक्षा की हिस्ट्री की बुक थीम्स ऑफ इंडियन पार्ट 2 के पेज 234 पर दूसरे पैराग्राफ में दी जानकारी का सोर्स पूछा गया। इस पैरा में लिखा था कि जब युद्ध के दौरान मंदिरों को ढहा दिया गया था, तो बाद में शाहजहां और औरंगजेब ने इन मंदिरों की मरम्मत कराई। दरअसल ये सारा खुलासा हाल ही में एक आरटीआई के जरिए सामने आया कि एनसीईआरटी के पास 12वीं के पाठ्यक्रम में शामिल किए गए उन दावों का कोई आधिकारिक स्रोत है ही नहीं, जिनमें बताया जाता है कि मुगलों ने नष्ट हो चुके मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया था। आरटीआई में दूसरा सवाल था कि औरंगजेब और शाहजहां ने कितने मंदिरों की मरम्मत कराई थी। एनसीईआरटी ने दोनों सवालों का एक जैसा जवाब दिया। 18 नवंबर 2020 को जारी पत्र के अनुसार कहा गया था कि मांगी गई सूचना विभाग की फाइलों में उपलब्ध नहीं है। लेटर पर हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर प्रोफेसर गौरी श्रीवास्तव के साइन यानी दस्तखत भी हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से जुड़े दक्षिणपंथी संगठन भारतीय शिक्षा मंडल, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, शिक्षाविद जेएस राजपूत और शंकर शरण ने 13 जनवरी को स्कूल की पाठ्यपुस्तक और पाठ्यक्रम में सुधारों पर चर्चा करने के लिए एक संसदीय पैनल से मुलाकात की। इस संगठन के प्रतिनिधियों ने एनसीईआरटी द्वारा मुगलों के फर्जी महिमा मंडन आदि गैर ऐतिहासिक दावों को पाठ्यक्रम से हटाने की मांग की और भारतीय इतिहास की महान महिलाओं की भूमिका को उजागर करने पर जोर दिया।
ITR पर NCERT के जवाब के बाद इतिहास को लेकर ट्विटर पर मुगल वर्ड ट्रेंड हो रहा है। इस पर यूजर्स अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसमें कुछ कह रहे हैं कि किताबों में मनगढ़ंत इतिहास को अपने तरीके से पढ़ाया जा रहा है, तो कुछ का कहना है कि ऐसा इतिहास पढ़ने से अच्छा है कि हम इतिहास में कमजोर ही रहें। अब सवाल यही खड़ा होता है कि शिक्षा के नाम पर बच्चों को वामपंथी वाला आधारहीन इतिहास आखिर क्यों पढ़ाया जा रहा है और कौन इसकी पैरवी कर रहा है। हिंदू राष्ट्र में क्यों हिंदुत्व का मजाक बनाया जा रहा है इन पुस्तकों के माध्यम से। बच्चों को आधारहीन इतिहास पढ़ाने का असल उद्देश्य आखिर है क्या? इन तमाम सवालों के जवाब तो चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आप विषय तो समझ गए होंगे कि आखिर आपके बच्चों को वो इतिहास पढ़ाया जा रहा है जो कभी इतिहास का हिस्सा रहा ही नहीं है। नीरज अत्री इतिहासकार है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनके पास चलते हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। बहुत धन्यवाद जी। प्रश्न आपसे यही है कि वामपंथियों के द्वारा लिखा हुआ ऐसा इतिहास जो कभी इतिहास का हिस्सा रहा ही नहीं है, और इसका खुद एनसीईआरटी ही इसका प्रमाण दे रही है। जब उनसे आरटीआई में यह प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने सीधे तौर पर इसका कोई स्रोत नहीं बताया। तो बिना स्रोत का इतिहास क्या हमारे बच्चों को पढ़ाया जाएगा? नीरज जी। देखिए, इसमें पहली चीज तो मैं आपके सामने क्लियर कर दूं कि जैसे आपने अभी वो आरटीआई एप्लीकेशन दिखाया है, मैंने इसी एनसीईआरटी को 100 से ज्यादा आरटीआई एप्लीकेशंस लगाए थे, जिसमें मैंने इनसे यही मांगा था कि जो चीजें आप हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसके सोर्सेज कहाँ हैं। तो ये मेरे पास फाइल्स हैं जो मैंने रखी हुई। ये एक फाइल है जो सिर्फ 7वीं क्लास में जो इनके जो मैंने प्रश्न पूछे थे उसके बारे में है, और इनके तब भी आंसर यही थे कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है। तो ये जो खेल है ये शुरू हुआ था 2005-2006 में, जब यूपीए 1 सरकार आई थी। उस समय आपको याद हो कि अखबारों में बड़े बड़े लेख छपते थे कि हमें एनसीईआरटी किताबों का डिटॉक्सिफिकेशन करना है, कि जो पहले वाली वाजपेयी सरकार थी उन्होंने किताबों में जहर डाल दिया है, तो हमें उस जहर को निकालना है। ये इनका क्लेम था। और 2005-06 में ये जो किताबें लगाई गई हैं, इनमें जहर निकालने की बजाय इनमें कहीं ज्यादा जहर भरा हुआ है हमारे देश के खिलाफ, हमारी परंपराओं के खिलाफ, हमारे देश के जितनी जो हमारी सभ्यता है उसके खिलाफ है। जो आपने अभी ये बताया एक कि उन्होंने कहा कि उन मंदिरों का निर्माण करा दिया करते थे, वो उसका एक पहलू है जी। इसमें जो ये खेल खेल रहे हैं उसके पीछे बहुत बड़ा इनका जो आजकल हम बोलते हैं कि अप्लाइड साइकोलॉजी को यूज किया जाता है प्रोपेगेंडा चलाने के लिए जी। आप 7वीं क्लास की किताब देखिए, इसमें 7वीं क्लास में इनका एक टॉपिक आता है व्हाई टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉयड, कि मंदिरों का विनाश क्यों किया गया। वो इसी से जुड़ता है। हालांकि वो जिस बच्चे का आप बात करें उसने 12वीं कक्षा का हवाला दिया था। यहाँ पे इन्होंने क्या चाल खेली है मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। इनका कहना है, इन्होंने उसके नीचे लिखा क्या, पहले जो 2 पैराग्राफ हैं उसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई हिंदू राजा था, उसने बौद्ध मत के ऊपर हमला किया और बौद्ध मत की जो प्रतिमा थी उसको अपने महल में ले आया जी। फिर वो जो बौद्ध राजा था वो हिंदुओं की प्रतिमा ले आया। फिर उसमें एक छोटा सा पैराग्राफ डाल दिया महमूद गजनवी का कि वो दौलत के लिए लूटने जाता था जी। और एंड में फिर से राजेंद्र चोल का एक आर्टिकल डाल दिया, एक पैराग्राफ डाल दिया कि वो भी अपने समय में जो मूर्तियां थी वो छीन कर लाए थे। अब इसमें आप कमाल की चीज देखिए कि महमूद गजनवी अकेले ने अपने इतिहास में डॉक्यूमेंटेशन की हुई है कि उसने सैकड़ों मंदिर तोड़े थे, लेकिन उसके पहले और उसके बाद दोनों जगह पर इन्होंने जो हिंदू और बौद्ध का एग्जाम्पल दिया है वो केवल मूर्तियां उठा के लाने का है, ना तो मूर्ति तोड़ने का एक भी एग्जाम्पल है और ना ही कोई मंदिर तोड़ने का है। और जब मैंने ये पिटीशन फाइल की थी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, मैंने कहा कि हमें गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है, तो उसके बाद इनके पास पिटीशन जाती है एनसीईआरटी के पास। फिर तब इन्होंने कहा कि हम इसकी जांच करेंगे। तो मैंने फिर
कुछ देर तो हमने वेट की, फिर उसके लिए आरटीआई एप्लीकेशन लगाना पड़ा कि भाई साहब जो हमने पिटिशन दिया था उसका क्या हुआ है। तब ये हमें कहते हैं कि वो पिटिशन गई है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, क्योंकि वहां के जो इतिहासकार हैं उन्होंने ये एनसीईआरटी की किताबें लिखी हैं। और फिर 1 साल बाद मुझे जो जवाब मिलता है उसमें इन्होंने 3 पेजेस ये एक्सप्लेन करने के लिए लगाए हैं कि तो हिंदू भी मंदिर तोड़ते थे। और कमाल की चीज ये है कि उन 3 पेजों में जो पूरे फुल साइज के पेजेस हैं, एक भी उदाहरण मंदिर तोड़ने का नहीं है। वो मूर्तियां लाने ले जाने का तो है, कोई किसी राजा ने दरबान की मूर्ति थी उसको भी ऐसा शो करने की कोशिश की कि हिंदू भी ये काम करते थे। ये मैं आपसे इसलिए बता रहा हूं जी कि इसे बोलते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी में बोलते हैं प्राइमेसी इफेक्ट, कि पहले आप झूठ पेश कर दो तो बच्चा जब आगे सच पे भी जाएगा तो उसको भी वो झूठ समझने की कोशिश कर लेगा। बिल्कुल। तो इस तरह से इन्होंने तब से मिसगाइड किया है। और आज फिर उसके बाद हमने इनको चैलेंज किया कि आप एक ऐसा एग्जाम्पल दे दीजिए जहां पर किसी हिंदू राजा ने किसी दूसरे राजा के मंदिर को तोड़ा हो। लेकिन इनके पास आज तक उसका जवाब नहीं आया है जी। और शायद यही कारण रहा है अत्री साहब की अभी तक जो है अकबर को और टीपू सुल्तान को ही महान पढ़ाया जाता रहा है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। हमें ये बताया जाता है कि जो कुतुब मीनार है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी और इल्तुतमिश ने बनाई थी। ये हमारे बच्चों को 7वीं क्लास में पढ़ाया जा रहा है। मैं अगर आप मुझे थोड़ा सा समय दें, बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरीके से एक डिबेट नहीं बल्कि एक बहुत सुहद विषय पर एक डिस्कशन आज जो है हो रहा है। एनसीईआरटी की 7वीं क्लास है, उसका पेज नंबर 36 है। उस पे सेंटेंस था, द मीनार वाज बिल्ट बाय 2 सुल्तान्स कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश। हमें भी यही पढ़ाया गया था। मैंने आरटी एप्लीकेशन में इनसे 5 चीजें बोली थी। मैंने उनसे मांगा कि आप हमें वो रेफरेंस और टेक्स्ट की एक कॉपी दीजिए जिसमें इन सुल्तानों के बारे में लिखा हुआ है कि इन्होंने ये बनाया था जी। और दूसरा मैंने मांगा कि कोई भी इस तरह का कोई एपिग्राफिक एविडेंस या किसी भी तरह का ऐसा सबूत जिससे ये स्थापित होता हो कि इन दोनों सुल्तानों ने वो मीनार बनाई थी। तीसरा मांगा कि वो कौन लोग थे जिन्होंने कहा था कि इस सेंटेंस को बच्चों को पढ़ाने के लिए डाला जाएगा। और फिर क्योंकि टेक्स्ट बुक्स की वेटिंग होती है कि किसने इसको वेट किया था वो बताया जाए। और 5वां था कि अगर ऐसी कोई फाइल है तो उसकी फाइल नोटिंग्स हमें दी जाए। तो एग्जैक्टली वैसा ही आंसर जैसा आप अभी दिखा रहे थे आरटीआई का, वही आंसर मेरे पास यहाँ पर है और लगभग वैसी ही वर्डिंग है इनकी। मैं वो भी आपको पढ़ के बताता हूँ इनकी क्या कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पहले पॉइंट का, नो सच सर्टिफाइड कॉपीज अवेलेबल विद द डिपार्टमेंट। दूसरे का, नो सच सर्टिफाइड कॉपीज अवेलेबल विद द डिपार्टमेंट। और अगले का, फाइल्स इन द डिपार्टमेंट डू नॉट कंटेन एनी नोटिंग इन दिस रिगार्ड। तो अब आप समझ लीजिए कि हमें ये बताया जाता है कि कुतुब मीनार जो है वो इन जो मुसलमान शासक थे इन्होंने बनाया था। 3 पीढ़ियां हमारे देश की निकल चुकी हैं आजादी के बाद, लेकिन इनके पास एक डॉक्यूमेंट नहीं है ये स्थापित करने का कि उन्होंने बनाया था। बिल्कुल। तो ऐसे तमाम आधारहीन तथ्यहीन चीजें जो हैं वो हमारे इतिहास में घोल दी गई हैं। हमारे बच्चे उसको पढ़ रहे हैं और सच भी मान रहे हैं। एक षड्यंत्र के तहत देश के उस इतिहास को छिपाकर रखा गया जो वाकई में बच्चों को पढ़ना चाहिए था, और एक षड्यंत्र के तहत ऐसी चीजें पढ़ाई गई जो कभी इतिहास का हिस्सा रही ही नहीं। आखिर क्या उद्देश्य रहा होगा नीरज जी? देखिए, अगर हमें समझना है ना तो एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं सैमुअल हंटिंगटन। उन्होंने बात की थी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की, कि संसार भर में सिविलाइजेशंस जो आपस में टकरा रही हैं। उन्होंने बात की थी क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की आपस में जो टक्कर है उसके बारे में। लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारे देश में जो हमारी सभ्यता है उसके साथ ये जो विदेशी आके टकरा रहे हैं, ये तो सभ्यता भी नहीं कहना चाहिए, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन नहीं है। हमारी सिविलाइजेशन को जाहिलों का हमला उसके ऊपर लगातार हो रहा था। बाद जब हमने अपनी मातृभूमि का लगभग 1/3 हिस्सा इन बदमाशों को दे दिया था कि अब हमें सुरक्षित छोड़ दिया जाएगा, लेकिन वो लड़ाई आज भी चल रही है। और जो
1947 के बाद का सिस्टम चला है वो आज तक लगातार वैसा ही चल रहा है। बिल्कुल, 1947 से जो सिस्टम लागू था वो आज तक वैसा ही चल रहा है। मैं वापस आता हूं नीरज जी आपके पास। अजय मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इतिहासकार हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। अजय जी, सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ, सुन पा रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। और आज का जो विषय है निश्चित रूप से आप समझ ही गए होंगे कि आखिर वो इतिहास जो कभी इतिहास का हिस्सा नहीं रहा है हमेशा से, जैसा कि एक उदाहरण नीरज जी ने अभी कुतुब मीनार का दिया कि इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको बनाया होगा, वो जो है हमको पढ़ाया गया, जबकि वो कभी इतिहास में ऐसा कभी वर्णित रहा ही नहीं। और खुद आरटीआई में ही इसका जवाब डाला गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई उसका स्रोत नहीं है। अजय जी, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही, दोबारा उनसे जुड़ेंगे। नीरज जी, एक बार मैं फिर से आपके पास आऊंगा। एक सोचे समझे षड्यंत्र के तहत आखिर ऐसा किया जाता रहा और सरकारों का भी, तत्कालीन सरकारों का भी संरक्षण उसको मिलता रहा। यह दुर्भाग्य ही कहा जाएगा भारत का। बिल्कुल दुर्भाग्य है। और अब देखिए, जब उन्होंने 2004 में सत्ता संभाली यूपीए ने आकर, तो उन्होंने 24 घंटे के अंदर एजुकेशन सेक्रेटरी बदल दिया और 1 साल के अंदर अंदर किताबें तैयार होकर बच्चों के बस्तों में पहुंच गई थी। 2006 से ये लागू हुई थी और हम आशा कर रहे थे कि 2014 में जब सरकार बदली है, जो ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रवादी सरकार आई है, आज 6 साल से ऊपर हो चुके हैं, उन्होंने कुछ चेंज तो नहीं किया। देखिए, हम इसमें ये नहीं कहते कि आप कोई झूठ पढ़ाइए, कि आप हमारी संस्कृति का महिमा मंडन झूठ के आधार पे कीजिए। हम कहते हैं कि आप सच पढ़ाइए हमारे बच्चों को, कि जो वास्तविकता है वो पढ़ानी चाहिए। लेकिन यहाँ इस तरह के मंत्री हुए जो इस बात में गर्व का अनुभव कर रहे थे कि हमने आज भी एक फुल स्टॉप कॉमा भी नहीं बदला इसका। तो ये बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है ये। बिल्कुल बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित रूप से झूठा इतिहास, झूठे शासकों का महिमा मंडन हमेशा से हमको पढ़ाया गया, जो कभी भी हमारे इतिहास का हिस्सा नहीं रहे। और खासतौर पर जिस एक बड़ी घटना का आपने जिक्र किया, कुतुब मीनार का, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे देश के अंदर इमारतें भी हैं जो कभी मुगल की अगर हम बात करें, जो खासकर अगर हम अरब की अगर बिल्डिंग्स को देखें तो हमेशा कच्चे मकान ही नजर आते थे उस शताब्दी के अंदर। हमेशा से ऐसी कोई भी भव्य इमारत या ऐसी कोई भी संरचना नजर नहीं आई जिसमें वैज्ञानिकता हो, जिसमें किसी भी तरीके का कोई भविष्य को देखकर उस संरचना का निर्माण किया गया हो। लेकिन भारत के अंदर वो सारी चीजें रही हैं जब मुगलों का उदय भी नहीं हुआ था उस दौरान से, और आज पढ़ाया जा रहा है कि ये मुगलों की देन है, ये इन्होंने बनाया, ये इन्होंने बनाया। आखिर ये सोचा समझे षड्यंत्र नहीं तो क्या है नीरज जी? और ये जो जितनी बातें हैं ना, ये केवल इमारतों तक सीमित नहीं है, केवल ये मंदिरों तक या कुतुब मीनार तक सीमित नहीं है, ये उसे बहुत ज्यादा गहराई में गए हुए हैं। उसका मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करता हूँ जी। जो इस्लामिक वर्ल्ड व्यू है, जो उनका संसार को देखने का नजरिया है, वो ये है कि हमने सारे संसार को दरुल इस्लाम में कन्वर्ट कर देना है, हर किसी को मुसलमान बनाना है, और अगर कोई नहीं बनता तो तलवार के जोर पर बनाए या जिजिया के जोर पर बनाए। बिल्कुल, साम दाम दंड भेद कैसे भी बनाना है। हाँ जी, जिजिया के बारे में जो इनकी किताब है, जो अरबी जो कुरान है, वो बोलती है कि इनको शर्मिंदा करके, इनको जलील करके इनसे जिजिया लेना है, क्योंकि जो जिम्मी बनेगा, जो जिजिया देने वाला है, उसे जिम्मी या धिम्मी कहा जाता है जी। वो एक सेकेंड क्लास सिटीजन है जो केवल एक इस्लामिक राज्य में जीवित रहने के पैसे देता है। उसके बारे में हमारे बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, मैं वो शेयर करता हूं आपके साथ। ये 12वीं क्लास का जो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री जो आप दिखा रहे थे, उसका पार्ट 2 है, पेज नंबर 149, पेज नंबर 149। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं कि मैं सारा इतना लंबा मैं पूरा नहीं पढ़ता, पहले बिल्कुल आप मुख्य बिंदु बता दीजिए बस। हाँ, शरिया है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने रूल करना होता था। लेकिन जब ये हिंदुस्तान में आए तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी थी जो मुसलमान नहीं थी, तो वो हिंदुओं की बात करना चाहते हैं। अब उसके बाद वो सेंटेंस देखिए क्या लिखते हैं कि यहाँ, इट इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट द कैटेगरी ऑफ द जिम्मी मीनिंग प्रोटेक्टेड developed for people who followed revealed scriptures such as Jews and Christians and lived under Muslim rulership. They paid a tax called jizya. In India, this status was extended to Hindus as well. तो उसे
इस तरह से पेश करने की कोशिश करें जैसे हिंदुओं के ऊपर कोई एहसान जता रहे थे वो बिल्कुल जिजिया लेकर। जी। तो इस तरह के झूठ हमारे बच्चे पिछले 15-16 साल से पढ़ते आ रहे हैं। मैं वापस आता हूं आपके पास। अजय मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़े इतिहासकार। अजय जी, अब आपको आवाज मिल रही है? जी जी जी, आवाज मिल रही है आपकी। बिल्कुल। देश के अंदर एक ऐसे इतिहास को पढ़ाया जा रहा है जिसका कोई स्रोत नहीं है। एक आरटीआई में जब प्रश्न पूछा गया कि जो इतिहास आप पढ़ा रहे हैं, और खास तौर पर वो चीजें जो दिखाई गई हैं कि मुगलों ने मंदिर तोड़े नहीं बल्कि उनका पुनर्निर्माण करवाया है, जब इसका स्रोत एनसीईआरटी से पूछा गया तो उन्होंने कहा भाई हमारे पास तो इसका कोई स्रोत है ही नहीं। तो आखिर किस आधार पर आप इसको पढ़ा रहे हैं, यह बड़ा सवाल है। अजय जी देखिए, पहली बात तो यह जान लीजिए, शुरू से देखिए, भारत का इतिहास भारतीयों ने जो लिखा वह नहीं पढ़ाया जाता। जो मैक्स मूलर, ग्रांट डफ, कर्नल जेम्स टाड, एल बासम ऐसे इतिहासकार जो लिखे, केवल वही हम लोगों को पढ़ाया जाता है। पहली बात जान लीजिए। और दूसरी बात, मैं अभी सुन रहा था, अभी मैं नीरज अत्री जी से सुन रहा था, वो बहुत ऊंची बात बता रहे थे। मैं उस बात का समर्थन करते हुए आपको बताना चाहता हूं कि भारत का खगोल विज्ञान, जब पूरी दुनिया यह जानती थी कि सूरज पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है, तब भारत के लोग नवग्रह पूजा करते थे। बिल्कुल। जब पूरी दुनिया धरती को चपटा जानती थी, तो भारत में था कि मोदकाकृति पृथव्या वसुधा नाम धारिणे परिक्रमेति सूर्यस्य घूर्णति स्वाक्षे चतुर्दिश। इसका मतलब यह होता है कि सूर्य मोदक के आकृति का गोल है। मतलब पूरी दुनिया, भारत में नवग्रहों की पूजा होती थी। भारत में ग्रह, नक्षत्र, उपग्रह, तारे सबकी गणना की गई थी, इनकी दूरियां निकाली गई थी। और चिकित्सा हो, चाहे सर्जरी हो, चाहे धातु विज्ञान हो, चाहे आर्किटेक्चर हो, चाहे टेक्सटाइल हो, चाहे भौतिकी हो, वनस्पति हो, रसायन विज्ञान हो, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था। इवन मेटलर्जी, धातु विज्ञान, भारत जितना समुन्नत पूरी दुनिया में नहीं था। जिस समय लोग पत्थरों के औजार हथियार बनाया करते थे, उस समय भारत में कांस के फलक, कांस के औजार मिले हैं, कांसे के। और आप जानते हैं कि कांसे को बनाना आज भी कितना कठिन है जी। इसमें तांबा कितना मिलाना है, निकिल कितना मिलाना है, जस्ता कितना मिलाना है, कोबाल्ट कितना मिलाना है। रही बात, आपको मैं बता दूं। हेलो जी, बोलिए, सुन पा रहा हूँ अजय जी। हाँ, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जो इस्लामिक आर्किटेक्चर है वह रियल इस्लामिक है ही नहीं। आप किसी भी बड़े इतिहासकार से पूछेंगे तो वह बताएगा रोमन आर्किटेक्चर है, जिसमें मेहराब बनाए जाते हैं, गुंबद बनाए जाते हैं, मीनारें बनाई जाती हैं। यह आर्किटेक्चर जो है, बिल्कुल, यह आर्किटेक्चर रोमन आर्किटेक्चर है, इस्लामिक आर्किटेक्चर है ही नहीं। यह लोग तो कबीलों वाला जीवन जीते थे ना। बिल्कुल, मूलतः उन्होंने कब्जा किया हुआ जो चीजें थी और जिसको बाद में उन्होंने अपना दर्शाया, इसका भी तथ्य और तर्क हमने आपको दिखाया। हमारे साथ नीरज अत्री साहब इस वक्त जुड़े हुए हैं, इतिहासकार हैं। एक बार फिर से उनके पास चलते हैं। नीरज जी, पूरे विश्व के अंदर अपनी एक ऐसी छवि को गढ़ना आखिर एक बहुत सोची समझी साजिश थी, लेकिन सबसे बड़ा गुनहगार कौन है? सबसे बड़े गुनहगार वो हैं जो इस देश के इतिहासकार हैं, इस देश की संस्कृति में पैदा हुए हैं, और इस देश की संस्कृति को ही उन्होंने कलंकित किया है, क्योंकि उन्होंने वो लिखा जो कभी हुआ ही नहीं। नीरज जी। जी, इसमें ना एक और इतिहासकार थे, विलियम ड्यूरेंट। उनकी एक कोटेशन है हमारे इतिहास को लेकर कि हिंदुस्तान का जो इतिहास है वो हमें ये सिखाता है कि किस तरह से एक फलती फूलती सभ्यता का विनाश बाहर से जब वहशी आक्रमण करते हैं उससे नष्ट हो सकती है, और जब वो सभ्यता के अंदर जाकर अंदर से मल्टीप्लाई होते हैं उससे नष्ट होती है। तो ये जो वामपंथी हैं, ये वो हैं जो अंदर से दीमक की तरह हमारी सभ्यता को चाटते जा रहे हैं। जो अभी तक हम चर्चा कर रहे थे वो थी कि किस तरह से उन्हें महिमा मंडित किया गया जो विदेशी आक्रांता थे जी। इसका जो दूसरा पहलू है, यही एनसीईआरटी की किताबें दूसरा क्या करती हैं, आप पूरी की पूरी 6वीं से लेके 12वीं तक 10 किताबें हैं हिस्ट्री की, उनमें एक सेंटेंस ऐसा ढूंढ के देख लीजिए जो हमारे देश के बारे में, इस देश की सभ्यता के बारे में, धर्म के बारे में एक भी सकारात्मक चीज कहता हो। मैं चैलेंज करके कह सकता हूं, आपको एक सेंटेंस भी ऐसा नहीं मिलेगा।
और ये छठी क्लास से शुरू हो जाता है। मैं उसका एग्जांपल देता हूं आपको। छठी क्लास की जो किताब है हमारे अतीत भाग 1, उसका पेज नंबर 46 है, जहां पर ये हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति के बारे में बताते हुए जो ऋग्वेदिक काल है इनके अकॉर्डिंग, उसके बारे में क्या लिखते हैं कि जो हमारे यहाँ पूर्वज थे वो धरती पे कब्जा करने के लिए लड़ाइयां करते थे, और कुछ लड़ाइयां पानी के स्रोतों के लिए होती थी और लोगों को गुलाम बनाने के लिए लड़ाइयां की जाती थी। अब अगर तो ये ऐतिहासिक रूप से सच है तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमारे जो पूर्वज थे वो इतनी छोटी छोटी टुच्ची चीजों पे लड़ते थे जी। तो मैंने इसके लिए आरटीआई एप्लीकेशन लगाया। इसमें जो मैंने इनसे डिमांड की थी, मैंने कहा आप वो सारी की सारी ऐसी कोटेशंस जो ऋग्वेद में दी हैं जो इस तरह के युद्ध के बारे में बताती हैं उनकी हमें लिस्ट दे दीजिए, और फिर उनको किसने ट्रांसलेट किया वो हमें दे दीजिए, और किन लोगों ने नाम मेंशन किया है वो हमें प्रोवाइड कर दीजिए। जवाब फिर वही आया कि हमारे डिपार्टमेंट में इसका कोई रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो उस पहले तो यही अपने आप में कितनी हास्यास्पद बात है और कितनी शर्मनाक बात है किसी भी समाज के लिए। फिर जब मैंने इसका अध्ययन करना शुरू किया तो जिसे ये ऋग्वेदिक पीरियड बोलते हैं, आज से 2500-2600 साल पुरानी बात करते हैं जी, उस समय के जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट हमें मिलते हैं उनमें से एक तो मिलता है मेगास्थनीज का, जो चाणक्य के समय में हिंदुस्तान में आया था, जो ग्रीक एम्बेसडर था जी, उसकी इंडिका, जिसके कुछ अंश अभी अवेलेबल हैं, बाकी अंश कुछ समय के साथ लुप्त हो चुके हैं। लेकिन वो अपनी किताब में एकदम स्पष्ट करके लिख रहा है कि संसार भर में भारत एक ऐसा देश है जिसमें कोई एक व्यक्ति भी गुलाम नहीं है। कि बाकी सब देशों में गुलामी की प्रथा है, एक दो देश ऐसे हैं जो अपने देश के लोगों को छोड़कर विदेशियों को गुलाम बना लेते हैं। तो वो स्पेशली बता रहा है फिर कि हिंदुस्तान के लोग ऐसे हैं कि वो विदेशियों को भी गुलाम नहीं बनाते। बिल्कुल। और अब इन्होंने किया क्या, देखिए कि जो ये इस्लामिक आक्रांता आ रहे थे उनका जो इतिहास आप देखेंगे वो बिल्कुल वैसा ही कि पानी के लिए झगड़े हो रहे हैं, जमीन के लिए झगड़े हो रहे हैं, और उनका तो एक एक्सेप्टेड नॉर्म था। उनके जो इनके मजहबों के ग्रंथ हैं वो भी भरे पड़े से कि जो तुम्हारे कब्जे में आ जाए उनको लूट लो, उनको मार दो, उनके साथ बलात्कार कर सकते हो। तो इन्होंने 100% उल्टा काम कर दिया कि जो उनकी बुराइयां थी वो हमारे समाज के ऊपर इस तरह से हमारे बच्चों को टेक्स्ट बुक्स के थ्रू पढ़ाते जा रहे हैं कि हमारे बच्चों का जो स्वाभिमान है, जो उनका गौरव है, उसको नष्ट किया जा सके। बिल्कुल। अब इसमें कमाल की चीज क्या है कि आप दुनिया भर की किताबें देखें हिस्ट्री की, हिस्ट्री किताब लिखने के दो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक, बच्चों को एक गौरवमय इतिहास पढ़ाना, और दूसरा कि अगर पूर्वजों ने कोई गलती की थी हम उससे सीख ले सकें। हमारे देश की हिस्ट्री की किताबें अकेली इसके अपवाद हैं जिनमें झूठ तो लिखा है, लेकिन वो झूठ बिल्कुल उल्टा लिखा है कि हमारे ही देश के जो बहुसंख्यक समाज है उसका आत्मस्वाभिमान, उसका गौरव छीन कर उन्हें बिल्कुल स्पाइनलेस बनाने के लिए किताबें लिखी गई हैं। बिल्कुल, मैं वापस आता हूं नीरज जी आपके पास। अजय मिश्रा हमारे साथ जुड़े इतिहासकार हैं। अजय जी, वापस आपके पास आ रहा हूं, और प्रश्न यही है कि एक कलंकित कर दिया गया है हमारे इतिहास को, और बिल्कुल जैसा नीरज जी कह रहे हैं कि स्पाइनलेस दिखाया गया है सारी चीजें, वो चीजें जो कभी थी ही नहीं उनको दिखाया गया, और हमारे बच्चों को, हमारे भविष्य को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए, स्वाभिमान को गिराने के लिए हर एक कोशिश की गई है, और पूरी तरीके से वो सफल भी हुए हैं। उसको रोकने के लिए भी कोई कदम नहीं उठाएगा, और जिन्होंने कदम उठाए उनके साथ भी उसी तरीके का सुलूक किया गया है जो जैसा इनके लोग पहले किया करते थे। देखिए शुभम जी, अब मैं बता रहा हूँ, मेरी बात खूब गौर से सुनिएगा। यह जो है इन लोगों की, इतिहासकारों की बदमाशी इन्होंने किया नहीं, इनसे बदमाशियां करवाई गई हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हम लोग 5 सितंबर जो शिक्षक दिवस मनाते हैं जी, वह शिक्षक दिवस किसके नाम पे मनाते हैं? डॉक्टर एस राधा कृष्णन के। बिल्कुल सर, तो डॉक्टर एस राधा कृष्णन उस समय थे, उपराष्ट्रपति बनाए गए, इनको शिक्षा मंत्री नहीं बनाया गया। और शिक्षा मंत्री उस समय मौलाना अबुल कलाम आजाद को बनाया गया। उसके बाद वह जाते हैं एक, समझिए, एक वो बनाने के लिए कि इतिहास की धारा ऐसी मोड़ दी जाए भारत की कि जो एकदम अभिशप्त सी लगे।
भारतीय समाज अभिशप्त सा लगे कि मतलब कोई भी विदेशी आया, शक, पहलव, कुषाण, हूण, यमन और अरब, तुर्क, मंगोल, मुगल जो भी आया, तो यह एक नीचा दिखाने के लिए हुमायूं कबीर बनते हैं अगले, उसके बाद मोहम्मद करीम चागला बनते हैं, उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद बनते हैं, नूरुल हसन बनते हैं। इस तरह के जो शिक्षा मंत्री थे, यह लोग जानबूझ के ऐसे लोगों को प्रमोट करते थे जैसे मैक्स मूलर, ग्रांड डफ और जेम्स टाड और एल बासम थे, इरफान हबीब थे, लईक अहमद थे, और जो हिंदुओं में थे जैसे सुमित सरकार, बिपिन चंद्रा, रोमिला थापर, ये लोग ऐसे इतिहासकार रहे हैं जिन लोगों ने भारत के इतिहास के उज्जवल पक्षों को न दिखा के बल्कि श्याम पक्षों को दिखाया है। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ। मैं इतिहास पढ़ते पढ़ते मेरी उम्र 50 साल हो गई है, लेकिन आपसे मैं बता रहा हूँ, मैं अभी 1.5 महीना पहले पढ़ा कि विपश्यला नाम की एक ऋग्वैदिक महिला थी जो युद्ध करते करते युद्ध में घायल हो गई और उसके पैरों को नकली पैर, आर्टिफिशियल पैर लगाया गया। इससे यह बात सिद्ध होती है कि पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी युद्धों में भाग लेती थी। एक बात। दूसरी बात यह भी सिद्ध होती है कि उस समय भी ऋग्वैदिक काल में भी हमारे यहाँ अंग प्रत्यारोपण होते थे। बात हमारी समझिएगा त्रिपाठी जी। बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल मैं बहुत ढंग से बता रहा हूँ। और एक प्रिश्यता नाम की महिला थी, वह ऐसी चिकित्सा शास्त्री थी, इतनी विदुषी महिला थी कि जिसने अंगों को ट्रांसप्लांट करने की टेक्निक पूरी दुनिया में सबसे पहले बताया, जबकि हम लोग केवल यही पढ़ते आए हैं। इस चीज को ऐसे छिपाया गया जैसे, अब समझ लीजिए कि जैसे वो कौन हीरा है, उस तरह से। अच्छा, दूसरी बात आप एक और गौर से जरा सुनिएगा। हमारे यहाँ अपाला, घोषा, विश्ववारा, गार्गी, मैत्रेयी, इस तरह की जो विदुषी महिलाएं थी, ठीक है, यह बताया गया है पूरी दुनिया में कि भारत में स्त्रियों को या मतलब मर्दों को भी गुलाम बनाया जाता था। ऐसी कोई बात नहीं थी। दास दस्यु शब्द जो ऋग्वेद में आया है, ऋग्वेद में दास दस्यु शब्द का, दस्यु आज किसको बोला जाता है? डाकू को बोला जाता है। दास किसको बोला जाता है? गुलाम को बोला जाता है। हमारे यहाँ उन अर्थों में नहीं था। हमारे यहाँ एक राजा थे, उनका नाम था सुदास, राजा सुदास। बिल्कुल। सु मीन्स अच्छा, दास माने गुलाम नहीं। जो गुलामों के साथ व्यवहार होता था उसमें यह था कि जो लोग ऋण नहीं चुका पाते थे, वह लोग अपने को कुछ समय के लिए अजय जी, आपकी बातों से मैं पूर्णतः सहमत हूं। हमारे इतिहास को हमेशा से गिराने की कोशिश की गई, नीचा दिखाने की कोशिश की गई है, और हमारी पीढ़ी के अंदर वो जहर घोल दिया गया जिसको निकालना भी इतना आसान नहीं है। मात्र 10 सेकेंड में अंतिम प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगा कि कैसे इससे बचा जाए, कैसे इससे दूर किया जाए इसको, और फिर से वही इतिहास जो हमारा इतिहास गौरवशाली अतीत रहा है उसको पढ़ाया जाए, मात्र 10 सेकंड में। अजय जी देखिए, हमारे इतिहास का पुनर्लेखन होना चाहिए अब। और जो इतिहास खोजने के साधन हैं, जैसे पुरातात्विक अभिलेख हैं, पुरातत्व से जुड़ी सामग्री है, और जो तत्कालीन विदेशी इतिहासकारों ने, जैसे मान लीजिए पेरिप्लस था, उसने इरिथ्रियन सी लिखा, टालमी ने लिखा है, प्लिनी ने लिखा है। हमारे इतिहास का पुनर्अवलोकन होना चाहिए। बिल्कुल नीरज जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगा कि हमारे इतिहास का पुनर्अवलोकन कैसे हो, कैसे वो सारी चीजें निकलकर सामने आए, और एक बार फिर से वही गौरवशाली अतीत, हमारा भविष्य, हमारे बच्चे जान सकें। जी, तो वही मैं बता रहा हूँ कि तत्कालीन इतिहासकारों और पुरातात्विक। ठीक है अजय जी रुक जाइए, अब अजय जी रुक जाइए, समय पूरा हो चुका है। जी नीरज जी बोलिए। जी हेलो, हाँ नीरज जी बोलिए। नीरज जी सुन पा रहे हैं आप? पॉलिटिकल विल दिखानी पड़ेगी जी, और सिर्फ सच बताना है। हमारे बच्चों को केवल सच्चा इतिहास बता दें, बस उतना ही चाहिए हमें, और कुछ भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद नीरज जी, अजय जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए, और वो सारी चीजें तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ देश के सामने रखने के लिए जो हमेशा से छिपाई गई हैं। वो इतिहास जो निराधार रहा है, जिसका कोई आधार नहीं है, वो आधारहीन इतिहास हमारे बच्चों को पढ़ाया गया है, और उस तमाम इतिहास का
पुनर्अवलोकन होना चाहिए। वो तमाम ऐसी चीजें जो हमारे बच्चों के लिए जानना अति आवश्यक है, वही हमारे बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए, ना कि बाबर जैसे आक्रांता, अकबर जैसे दुर्दांत शासकों, टीपू सुल्तान जैसे लोगों का इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि इनका इतिहास, इनके किए हुए कृत्य किसी भी तरीके से एक मानव के हितकर नहीं हो सकते हैं, उसकी दैनिक दिनचर्या में कभी उसके लिए हितकर नहीं हो सकते हैं। हमेशा से ही जो इतिहास पढ़ाया जाता रहा है वो आधारहीन रहा है और इसको बदलने की बेहद जरूरत है। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।